फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए भाई, सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल पढ़ लिया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ ली। अब यहां पर हमारी बारी आई है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब कभी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जो इस समय एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट में कभी भी कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म में क्या होता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो पुराना एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो एंड हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आ जाता है। ठीक, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है भाई, पार्टनरशिप रिलेशंस है पार्टनर्स के बीच में। तो जब भी उनके रिलेशन में थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा, वो चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहलाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म आपका कैसे कैसे हो सकता है, एक तरीका आज हम समझेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर बिना कोई पार्टनर एडमिट करे, बिना किसी पार्टनर के रिटायरमेंट हुए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, तब हो सकता है। किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म के। तो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो जितने भी पार्टनर थे, अब उन पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारा जो रेशियो है वो ये होगा, तो उस केस में उन्हें नया शेयर निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा लॉजिक लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो दे रखा है 3:2। अब बाद में डिसाइड हुआ कि आगे जाके ए और बी का जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा। और आई होप आपको इक्वली समझ तो आ गया होगा। जब भी इक्वली की बात होती है तो हम 1:1, दो पार्टनर है 1:1, 3 होते तो 1:1 कर लेते, 4 होते तो 1:1 कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर दो ही पार्टनर हैं तो 1:1 कर लेंगे। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये तो पुराना शेयर है, ये वाला, ये तो पुराना शेयर है और ये नया शेयर है। अगर इन दोनों को माइनस करके आंसर भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नया वाला शेयर है वो ज्यादा है, तभी तो आंसर माइनस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, इसमें क्या होता है, इसमें हम रेशियो निकालते हैं एक, जिसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पूरा लॉजिक समझिएगा बेटा। जब भी कभी शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, एक पुराना रेशियो था जिसको हम कहेंगे ओल्ड रेशियो, और एक नया रेशियो है जो अभी आपने डिसाइड किया, उसको हम कहेंगे न्यू रेशियो। तो अगर आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा है। और जब किसी पार्टनर का पुराना रेशियो कम है और नया वाला रेशियो ज्यादा है, तो उस पार्टनर को क्या हुआ, गेन हुआ, जिसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिसका रेशियो आता है गेनिंग रेशियो में माइनस में अगर आया है तो। और अगर ओल्ड रेशियो को माइनस करने से न्यू रेशियो को माइनस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने पर आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पुराना शेयर था किसी पार्टनर का वो ज्यादा है और नया शेयर कम है। तो जिसका आंसर प्लस में आता है उसको तो होता है सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं, और जिसका आंसर माइनस में आता है उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। अब ये जो गेनिंग रेशियो है वो जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है एज अ कंपनसेशन, क्योंकि
आपको गेन हुआ, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको और ज्यादा मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कम मिलेगा आपके कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन के लिए उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, गुडविल वगैरह देना पड़ेगा ताकि वो भी ठीक फील कर सके। तो इस कंडीशन में हमें समझ में आ रहा है कि सर सबसे पहले आता है हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि अब, यानी कि अब से जो भी पार्टनर है वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके बाद आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ये पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसके साथ बेइज्जती हो गई है, यानी कि जिसका जो रेशियो है वो अब पहले से भी कम है। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर इस फॉर्मूले को लगाने से किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है तो उसे गेन हुआ है, और वो पार्टनर जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसे कुछ ना कुछ देगा एज अमाउंट ऑफ गुडविल, है ना। तो इसके कुछ केसेस होते हैं। यही अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशियो निकालने की, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जस्ट उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं केसेस बाय केसेस समझाता हूं आपको। केस 1, एक केस तो ऐसा हो सकता है कि आपको साफ साफ ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, और आपको क्वेश्चन करना है डायरेक्ट। कैसे सर, समझ में नहीं आया? देखिए बेटा, मान लीजिए कि 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, और जो इनका रेशियो था वो रेशियो था 8, 5 और 3। ठीक, ए ने क्या कहा कि जो ए है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो ए है, इसका रेशियो ये है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो पार्टनर डिसाइड किया कि आने वाले टाइम से हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 5, 6, 5। ये देखिए, ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। अब आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले बात करें ए की। ए का ओल्ड शेयर कितना था? 8 अपॉन, टोटल कर दो, 8 और 5 13 और 3 16, माइनस ए का न्यू रेशियो क्या है? 5 अपॉन, टोटल कर दो, 10 16, ये भी, यानी कि इसका नया रेशियो आएगा 3/16। क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी ए को जो पार्टनर गेन करेंगे वो कुछ ना कुछ देंगे। बात करी जाए बी की, बी का पुराना शेयर था 5/16 और नया है 6/16, तो यानी कि -1/16 आएगा। तो ये माइनस शो नहीं करेंगे, ब्रैकेट में शो कर देंगे, या अगर आप इसके आगे गेन भी लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो, तो भी समझ जाएंगे एग्जामिनर। पर आपको समझाना पड़ेगा उन्हें कि जिसको माइनस हुआ है, यानी कि भाई जो नया शेयर है वो ज्यादा है, और नया शेयर ज्यादा है, इसको गेन हुआ, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा। तो एक तो ये केस होता है। एक केस होता है केस 2। केस 2 में क्या हो सकता है कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वो उसने किसी से लिया है। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे पी, क्यू, आर, ठीक, और उनका रेशियो था 5:3:2। अब जो आर है उसने एक्वायर किया है 1/10 शेयर किससे? क्यू से। तो मुझे बताओ यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है? सर आर गेनिंग पार्टनर है, और सेक्रीफाइस किसने किया है? क्यू ने किया है। तो नया रेशियो कैसे निकलेगा? देखो, सिर्फ 2 ही का निकलना है, पी का तो 5 का 5 ही रहेगा। क्यू की बात करूं, क्यू का 3/10 था, 3 और सबको जोड़ा 10, और क्यू ने कितना दे दिया? 1/10, यानी क्यू का कितना आया? 2/10, और आर का कितना था? 2/10 था, और 1/10 और ले लिया, तो कितना हो गया? 3/10। तो अब नया रेशियो क्या हो गया? 5:2:3। ठीक। और क्या केस हो सकते हैं सर आपके पास? और केस आपसे ऐसा हो सकता है, जैसे मैं केस 3 नाम डाल सकता हूं, कि जो गेनिंग पार्टनर है उसने सेम यही चीज 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर के साथ करी है। जैसे मैं कहूं कि अगर यही केस होता पी, क्यू, आर और शेयर होता 5:3:2, और जो आर है उसने 1/10 इक्वली लिया है पी और क्यू से।
इस केस में क्या करते, इक्वली लिया है तो r का 1/10 को इक्वली यानी कि 2 टुकड़े कर देते, क्योंकि 2 पार्टनर से लिया है, रिमेनिंग 2 ही तो है, तो 1/20। तो p के शेयर में से 1/20 माइनस और q के शेयर में से 1/20 माइनस और r में ये दोनों प्लस कर दिए जाते। ठीक है ना। ये तो आपका तीसरा केस होता है। हो सकता है कुछ रेशियो भी दे रखे होते हैं, तो इस तरीके से आपका ये रेशियो निकलता है। अब देखो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आ गया। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? आपको क्वेश्चन में कैसा भी केस हो सकता है, बस आपको देखना है कि सॉल्व करके आंसर माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी पार्टनर को गेन होता है तो वो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करता है एज अमाउंट ऑफ गुडविल। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री होती है जो पार्टनर को गेन हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और करेंट अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है। DR2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट और जो गेन कर रहा है उसे डेबिट। अब ये गेन और क्रेडिट की एंट्री तो पास कर ली। अब क्वेश्चन में कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप रहेगा आपका रेशियो निकालना, किसको सैक्रिफाइस हुआ किसको गेन हुआ। इसके लिए हम फॉर्मूला आएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन उसके बाद आप निकालोगे कि वो कितना कंपनसेशन देगा, जिस पार्टनर को गेन हुआ वो कितना कंपनसेशन देगा। तो आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, उस फर्म की गुडविल से जिस पार्टनर को गेन हुआ है उस रेशियो में निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से दे रखी है, अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पहले से ही, तो उसको तो सभी पार्टनर से बांट देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल। और लास्ट में जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो डेबिट और जिसको सेक्रीफाइस हुआ है वो क्रेडिट। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके थोड़ा और समझा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। मान लो 3 पार्टनर है A, G और K। ठीक, रेशियो है 5:3:2। आगे उन्होंने डिसाइड किया कि तीनों का शेयर इक्वली होगा। तो इक्वली की बात करी जाए तो 3 पार्टनर हैं तो तीनों में 1:1:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्म की गुडविल दे रखी है आपको, गुडविल ऑफ द फर्म 2,40,000। अब इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो निकाल लो। सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड कितना था सर, ए का ओल्ड था 5/10 और ए का न्यू कितना है 1/3। ये आप एलसीएम लोगे 30 आएगा। 10 की टेबल में 33 बार आता है और ऊपर मल्टीप्लाई यानी 15 माइनस 10 यानी कि ये तो आपका सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, ए। बी का निकालेंगे, बी का शेयर ओल्ड था 3/10 और नया है 1/3। 30 3 3 या 9 ये 10, ये माइनस में आ गया 1/30 यानी बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सॉरी बी कह रहा हूँ, जी। और के का निकालेंगे, के का 2/10 माइनस 1/3 36 माइनस 10 यानी कि माइनस के 4/30। तो के भी गेन कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये लोग कितना कंपनसेट करेंगे। तो देखो गुडविल कितनी थी 2,40,000। ठीक, गेन किस किस को हो रहा है पहले बताओ, गेन किस किस को हो रहा है सर, गेन हो रहा है गुलाब को। गुलाब को कितना गेन हो रहा है 1/30 8,000। और गुलाब का मतलब जी। और के खुशबू, खुशबू को कितना आया था आंसर 2,40,000 इंटू 4/30। तो इसे सॉल्व करोगे आप तो 32,000 आएगा। यानी कि जो ए है, ए को 8,000 रुपये देगा जी और 32,000 रुपये देगा के। तो एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी, जीज कैपिटल अकाउंट DR,
केज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों पार्टनर को गेन हुआ है और इनको सेक्रीफाइस हुआ है। रेशियो डाल देंगे आप 8,000, 32,000 और 40,000। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कोई गुडविल पहले से दे रखी होती तो पहली एंट्री होती सारे ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि GK टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में उन्हें बांट दिया जाता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको गुडविल नहीं दे रखी हो तो आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए आपने मेरे जो वीडियो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो वाली चीज़ देखनी पड़ेगी, वो कंसेप्ट देखना पड़ेगा आपको, वहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक है ना। ये तो हमने रेशियो समझा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। उसके बाद आता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हमारी एसेट्स में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, हमारी लायबिलिटीज में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो या चाहो तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इनमें क्या होता है, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने अभी दूसरा नाम सुना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये एक तरीके का नॉमिनल नेचर का है। वो सारे अकाउंट जो या तो आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे या लॉस निकाल के देंगे वो सारे नॉमिनल नेचर के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है सर, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक, तो मुझे बताइए कि अगर कोई घाटा हुआ हमें तो उसे रिवैल्यूएशन में कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में, और फायदा हुआ तो उसे कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। सेम इसी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स की वैल्यू पहले कुछ और थी अब कुछ और है, जो पहले थी वो ज्यादा है और जो अब है वो कम है, यानी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें क्या हुआ, घाटा या फायदा, घाटा हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। एंट्री के पास होगी, कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम अगर एसेट्स का ट्रीटमेंट ये हो रहा है तो मुझे बताओ अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लोगों के लिए क्या है सर, घाटा है। और घाटा रिवैल्यूएशन में कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटीज। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए फायदा है। एंट्री कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में। क्या एंट्री होगी, लायबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी कि आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर ही नहीं थी, कोई एसेट्स थी आपके पास और रिकॉर्ड करना भूल गए, अचानक से मिल गई, तो आपके लिए तो फायदा ही है। और फायदा है तो रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। एंट्री क्या होगी,
रिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, नुकसान हुआ, डेबिट साइड में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इतना करने के बाद हमको ये देखना है कि हमारी कौन सी साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमको फायदा हुआ, जो कि ट्रांसफर किया जाएगा कहां, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन की तो क्रेडिट साइड में आएगा लॉस, और ये लॉस पार्टनर्स में कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स। ये बेटा हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन। ये तो बात हो गई रिवैल्यूएशन की, और ये हो गई एंट्री। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर आपको फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन की बात करूं तो इसमें पापा वाला फॉर्मेट बनाता हूं मैं। पापा यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा। ये साइड हमारी डेबिट साइड और ये साइड हमारी क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट साइड है तो यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ हमारी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहाँ क्या आएगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ लॉस ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड इश्यू में, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, और लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। पॉइंट क्लियर है बेटा, है ना? आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनमें जो दिक्कतें आती हैं बच्चों को, वो आती हैं आपके प्रोविजन टाइप में, है ना? प्रोविजन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो उसके लिए मैं जब आप एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे तो वहां मैं आपको पूरा प्रोविजन का जो फॉर्मेट होता है वो बना के समझाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो ऑप्शन 1 था कि जब जो हमारे फर्म है वो चाहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करे। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारी जो फर्म है वो नहीं चाहती कि रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करे। उस केस में क्या होता है, उस केस में हम नेट इफेक्ट निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, जितना भी हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक, ये हेडिंग रहती है। अब इसमें क्या क्या आता है हमारा, अगर किसी लायबिलिटी का अमाउंट कम हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे इसमें, डिक्रीज इन लायबिलिटी। और एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो लेस कर देंगे, डिक्रीज इन एसेट्स। और अगर लायबिलिटी का भी अमाउंट हुआ है तो क्या कर देंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी। बेसिकली ये भी हमारा प्लस ही होता है। इतना करने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। आंसर प्लस में है तो प्रॉफिट है, आंसर माइनस में है तो लॉस में है। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्या, उसके बाद हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। यानी कि स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर तो आपको मालूम है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और आंसर माइनस में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है। फिर अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है ना, अगर गुडविल दे रखी है तो प्रपोर्शन के हिसाब से बांट दी जाती है। प्रॉफिट होता है तो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट DR2 सेक्रीफाइस पार्टनर, और लॉस होता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट DR2 गेनिंग पार्टनर। ये एंट्री पास होती है। ये उस केस में है जब रिवाइज वैल्यू बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो ये तो रिवैल्यूएशन की बात थी। रिवैल्यूएशन के अलावा भी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व,
accumulated profits and losses। जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा और उस समय कोई रिजर्व अगर हमें दे रखा था और या फिर कोई हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा था या लॉस दे रखा था, तो उसे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है ना। तो जब हमें प्रॉफिट दे रखा है, रिजर्व वगैरह दे रखे हैं, उनको हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व अकाउंट डीआर, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है डीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर। वर्कमैन कंपनसेशन का केस होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक। और अगर हमको लॉस हुआ है तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। जस्ट एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू, जो भी लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे हमारे लॉस हैं। अब आपको एक चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या? कभी कभी आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़ता है कि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको क्या दे रखा है, मींस आपको वो फायदा है या नुकसान है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन ने बोला है कि वो सीआर बैलेंस है, इट मींस वो आपका क्या है? फायदा है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो हमारा क्या है? नुकसान है, यानी कि लॉस है। तो अब मैं आपको एक बार बताता हूं कि जो रिजर्व हैं वो तो सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और क्वेश्चन में कुछ बोल भी नहीं रखा रिजर्व वगैरह के बारे में, तब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ये रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया जाता है ताकि अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आती है वर्कमैन से रिलेटेड फ्यूचर में, तो उसको इस रिजर्व से मीटअप किया जाए। ठीक है ना। तो अगर कोई लायबिलिटी नहीं आई तो ये रिजर्व सीधा का सीधा ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई लायबिलिटी आई, देखो मैं केस लेता हूं, केस 3 होते हैं हमारे पास। एक में तो हमारे पास मान लो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक में जो हमारे पास लायबिलिटी आई है वो लोअर है रिजर्व से, और एक में जो लायबिलिटी आई है वो ज्यादा है रिजर्व से। ये 3 केस होंगे, अच्छे से देखना। ठीक। तो मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में तो कुछ नहीं दे रखा। तो केस 1 में क्या होगा? जो आपका WCR है, WCR अकाउंट DR, और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें बढ़ दिया जाएगा इन ओल्ड रेशियो। ये तो पहला केस है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि जो WCR है उसका अमाउंट ज्यादा है और क्लेम का अमाउंट कम है। तो मैं इसको समझाने के लिए एक वैल्यू ले लेता हूं कि मान लो रिजर्व है हमारे पास, WCR थे 40,000 के, और जो क्लेम एस्टिमेट करा जा रहा है वो किया जा रहा है 30,000 का। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू, अब हमारे पास क्लेम किसका आया है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू जितने भी पार्टनर्स हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे आएगा? यहां 40,000 था, यहां था 30,000, दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर 10,000 रुपए बचे। 10,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। बट क्या हो अगर
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कम हो और क्लेम का अमाउंट ज्यादा हो, उस केस में क्या हो? मान लो मैं ऐसे यही अमाउंट ले रहा हूं लेकिन रिजर्व में है 30,000 और क्लेम आ गया हमारे पास 40,000 का। तो देखो बेटा, अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है हमें को 10,000 रुपए का लॉस हो गया सीधा सीधा। एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट DR। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन में कहां जाता है? डेबिट साइड में जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। रिजर्व था 30,000 का, 10,000 का घाटा, और ये किसके लिए है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। और अब ये 10,000 का लॉस पार्टनर झेलेंगे। कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो जब लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या फिर रिजर्व की। एक और रिजर्व होता है हमारा जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है। जो हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, इसमें अगर कोई भी चेंज आता है, फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 3 लाख के और इसमें कोई चेंज आता है, तो वो जो चेंज आए यानी कोई कमी आए तो वो उस रिजर्व में से पूरी हो जाए, इसलिए ये रिजर्व बनाए जाते हैं। तो अभी मैं इनको समझाने से पहले एक बात बता दूं कि एक और आपको क्वेश्चन में दिया होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, इसलिए ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाती है, हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो होती है। तो अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में क्लियर करता हूं। देखिए बेटा, मान लो आपको दे रखा है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना? 36,000। और जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है आपको 4 लाख। अब मेरे केसेस को ध्यान से समझना। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बांट दिया जाएगा। सेकंड केस में कह दे कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 4 लाख, तो ये भी 4 लाख थी, ये भी 4 लाख थी, कोई फर्क नहीं, जो अभी मैंने एंट्री बताई थी सेम एज इट इज वही पास हो जाएगी। थर्ड केस में कहे कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हो गई 3,82,000। ये बताओ मार्केट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 18,000 कम हो गई। ये 18,000 की कमी कहां से पूरी करी जाएगी? इस रिजर्व में से। अभी भी रिजर्व ज्यादा है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो इसकी एंट्री क्या होती है वो देखेंगे। IFR अकाउंट DR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो। यहां आपका 36,000, यहां 18,000 इधर चले गए और बचे हुए 18,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएंगे। क्या होता अगर रिजर्व से भी कम वैल्यू चली जाती? मान लो वैल्यू दे रखी है 4,36,000, तो यहां तो प्रॉफिट हो गया कितने का? 36,000 का। तो 36,000 ये बटेगा पार्टनर में और 36,000 ये बटेगा पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट DR रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है ना। अगर यही वैल्यू और कम हो जाती, मान लो क्वेश्चन में कहता कि मार्केट वैल्यू हो गई 3.5 लाख, 50,000 का नुकसान, और रिजर्व में कितने? 36,000, यानी 14,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होती? IFR अकाउंट DR रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट। IFR में 36,000, रिवैल्यूएशन में 14,000 और यहाँ 50,000, और ये 14,000 का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते। एंट्री क्या होती? ऑल पार्टनर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप इन पॉइंट को काफी अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही चक्कर होता है। कैसा सर? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अभी मैंने ये जो मैंने शो करवाया था, ये मैंने बताया था कि जब जो पार्टनर्स हैं वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिजर्व को बुक में, अगर पार्टनर्स रिजर्व वगैरह को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ रिजर्व
या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, उसके लिए हम कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा होता है उसे जोड़ते हैं, कोई भी रिजर्व दिया होता है उसको जोड़ते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखा होता है उसको इसमें से लेस कर देते हैं, और जो आता है वो आता है हमारा नेट इफेक्ट। देन उसके बाद हम निकालते हैं भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। अगर प्रॉफिट हो रहा है उस केस में जिसको गेन हुआ है एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट DR2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर लॉस ज्यादा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट DR2 गेनिंग पार्टनर। तो ये तो हो गया आपका रिजर्व वगैरह के बारे में, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो IFR है और WCR है उनके लिए हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमको देखनी पड़ती हैं। अब मैं आपको 3 राज की बात बता के जाता हूं जैसे ये वीडियो फिनिश होने पर। सबसे पहली बात, कौन कौन से रिजर्व होते हैं हमारे जो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। एंट्री तो आपको मालूम है कैसे करते हैं, रिजर्व अकाउंट DR2 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन कौन कौन से होते हैं, रिजर्व फंड आप लोग भी लिख लीजिएगा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अगर ये रिजर्व इनमें से कोई भी रिजर्व आपको दे रखा है तो आपको इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट है, और लास्ट कंटिंजेंसी रिजर्व। ये सारे रिजर्व हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कौन से रिजर्व ऐसे हैं या घाटा है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होते हैं, एक आपका अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी कि ये लॉस है, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, यानी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स अकाउंट DR2 जो भी लॉस दे रखा है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारे वो होते हैं जो एक तरीके से नुकसान है और डेबिट साइड में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी पार्टनर्स डेबिट होंगे और ये सब क्रेडिट होंगे एंट्री में। और ऐसे भी कुछ रिजर्व होते हैं जिनको ना तो आपको बांटा जाता है और ना ही कहीं ट्रीटमेंट होता, जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, टैक्सेशन फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये ऐसे रिजर्व या फंड होते हैं जो ना ही कहीं डिस्ट्रीब्यूट करे जाते, ना ही प्रॉफिट में, ना ही किसी रिजर्व में, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ फिनिश होता है। यहाँ पर आपका चेंज इन PSR हुआ और जितने भी आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे करते हैं और रिजर्व वगैरह। अगला पार्ट आएगा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को लेकर, जिसमें मैं ये गुडविल होती क्या है? गुडविल इसका मीन्स क्या होता है कि मेरा बिजनेस है, आज मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैंने उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया, या मैंने उसका काम जल्दी कर दिया, या मैंने उसके कुछ पैसे रिटर्न कर दिए, या उसको अच्छे वर्किंग कंडीशन में मैंने आपको सामान दिया, तो वो खुश होके अगली बार भी आएगा मेरे पास। तो ऐसे ही जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, वो अपनी आराम से गुडविल बनाते हैं जिसका बेनिफिट
फ्यूचर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर मैं लोन लेने जाऊं बैंक से, तो बैंक वाले दिन दहाड़े गोली मार देंगे, या हो सकता है लात घूसे, जो भी मानना चाहे। और मुकेश अंबानी अगर लोन लेने जाते हैं या टाटा जी लोन लेने जाते हैं, इनको बैंक कहेगी आप क्यों आए, हम खुद आ जाते। ये डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल होती क्या है? गुडविल सर एक हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, फिर भी कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस रहता है। तो गुडविल आपके दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, यानी कि आपने खुद जनरेट नहीं करी, आपने किसी का बिजनेस खरीदा और उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली आ गई, वो बताऊंगा कैसे। और एक हो सकता है कि आपने खुद जनरेट करी गई, जो कि मैंने एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का। जब आप अपने द्वारा अपने बिजनेस को बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, वो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया आपने, ये आपकी जो गुडविल बनी वो आपकी सेल्फ जनरेटेड। और जब आपने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, उसके साथ साथ गुडविल भी आ गई, उसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। बेसिकली अगर हम गुडविल को परचेज करते हैं तो ये गुडविल होती कहां पर है? जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे, याद करें क्लास 11 का कंसेप्ट, जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी एसेट्स भी आती हैं, लायबिलिटीज भी आती हैं। सारी एसेट्स को हम डेबिट साइड में डालते हैं और सारी लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में डालते हैं। एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट या टू लायबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का बिजनेस परचेस करा 24 लाख का और मेरे पास एसेट्स आ रही हैं 20 लाख की। तो ये जो बीच में डिफरेंस आया, ये किसकी वजह से आया है? परचेस कंसीडरेशन। फॉर एग्जांपल, एसेट्स तो आ रही है कम और लायबिलिटी साइड का जो पोर्शन है वो ज्यादा है। जो मैंने उसे अमाउंट दिया है वो ज्यादा है, लेकिन जो मेरे पे चीजें आ रही हैं वो कम है। मैंने पैसा तो दे दिया सर 30 लाख रुपए, लेकिन मैं सामान काउंट कर रहा हूं वो है 20 लाख रुपए का। ये जो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये क्या है? गुडविल कहलाती है। यहां मैंने लिखा भी है पेड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी को बदले में कुछ देते हैं उसको हम कंसीडरेशन कहते हैं। यहां पे कंसीडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। आपने किसी को कंसीडरेशन में क्या दिया? पैसा दिया। उस पैसे के बदले आपने क्या खरीदा है? उस पैसे के बदले आपने बिजनेस खरीदा है, और जो पैसा दिया है वो ज्यादा है और जो बिजनेस में चीजें आ रही हैं वो कम है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है? हमारी गुडविल कहलाती है। यहां तक क्लियर है? यस सर, कोई डाउट? उसके बाद ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, एसेट्स का अमाउंट, लायबिलिटी का अमाउंट, ये ज्यादा था परचेज कंसीडरेशन का, तो ये क्या है? हमारी गुडविल कहलाती है। तो गुडविल, परचेज गुडविल में हमें मेथड होते हैं गुडविल की वैल्यू करने के लिए, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो आपके द्वारा बनाई गई है। तो हमें जो हमारी गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस समय हमारे गुडविल की वैल्यू क्या है, जिसके लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स होते हैं। और पहला मेथड होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बारी बाय बारी आपको समझाता हूं कि सिंपल है। तो देखो बेटा, गुडविल का क्या बताया था मैंने कि गुडविल को हम जो वैल्यूएशन करते हैं उसमें कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक आपका होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो मेथड होते हैं, एक आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम समझ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे लेते हैं कि हम कुछ नंबर्स ऑफ ईयर्स, यानी कि जो पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल जो हमें प्रॉफिट एंड लॉसेज हुए हैं उसके बेस पर एज्यूम करते हैं कि एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हाँ, पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले टाइम में भी या इस टाइम में हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि मान लो 2016, 17 और 18 के बेस पर आप 2019 का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं जो भी, और 2016 में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो आपके रूटीन नेचर का नहीं है, यानी कि 16 में हो गया
तो कोई गारंटी नहीं है 17-18 में भी हो या आगे भी हो। जैसे कि आपने कोई एसेट्स बेची, कोई फिक्स एसेट बेचा और फिक्स एसेट बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपके लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं उस ईयर के प्रॉफिट में से जिस ईयर में वो एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। ऐसे ही अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, किसी साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी आपका वो लॉस होता है जो रूटीन नेचर का नहीं है, हर साल होगा नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है सर? जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, ये हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कैलकुलेशन करते वक्त ऐड करते हैं या लेस करते हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला बताता हूं ऐड करने वाली चीजें। जब आप किसी भी ईयर को, पास्ट ईयर को एज अ प्रॉफिट लेंगे, तो उस पास्ट ईयर में क्या क्या चीजें आप जोड़ोगे और क्या क्या चीजें लेस करोगे अगर दिया हुआ है तो। सबसे पहले ही बताया मैंने, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ऐड कर देंगे सर एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। और क्या क्या हम ऐड कर देंगे भाई? हमने फिक्स एसेट्स को सेल किया है और उसे सेल करने पे हमको लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सर इसे हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद गलती से या जैसे भी आपने जो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है उसे ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू का मतलब जितनी उसकी वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा दिखा दिया, या फिर ऐसा हो कर दिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू आपने कम दिखा दी। इससे क्या होगा? इससे जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ पाएगा, और हम एक्चुअल प्रॉफिट को पता कर रहे हैं तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देन ऐसा एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, उस साल हुआ है, अगेन नहीं होगा हाल फिलहाल, उसको भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में होने के लिए वो एक्सपेंसेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज कर दिया है गलती से, तो उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने मशीनरी परचेज करी और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। ये सारे आइटम्स हैं जो हम ऐड करते हैं जब हम एवरेज प्रॉफिट के मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए। अगर इन सारी चीजों को ऐड करते हैं तो लेस क्या करते हैं? जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। जैसे तो देखो बेटा, लॉस क्या क्या करेंगे? लॉस या लेस जो भी है, देखो एबनॉर्मल गेन अगर दे रखा है, लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये रूटीन नेचर का नहीं है ना। उसके बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन हो गई है, और ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन हो गई है, उसको भी हम क्या कर देंगे? साथ साथ बेटा पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है ना। देन और क्या हो सकता है? वो इनकम जो नॉन रिकरिंग है, जो अभी हो गई हाल फिलहाल, अब नहीं होगी आपको, ठीक है ना। वो इनकम जो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया है आपने, भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेस कर देंगे। पार्टनर्स रेमुनरेशन लेस करेंगे अगर लेस नहीं करी है तो, ठीक है ना। और कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो ये हमने पता लगा लिया कि सर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते में क्या क्या चीजों को ऐड करना है और क्या क्या चीजों को लेस करना है। इतना करने पर आपको आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट सभी सालों का। उसके बाद हम फाइंड करेंगे स्टेप 2 से एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 साल दे रखा है, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020।
इन 5 साल के बेसिस पर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो। तो सबसे पहले तो इन 5 साल में जो जो प्रॉफिट हुआ इसको जोड़ोगे, लॉस को माइनस कर दोगे उसमें से। देन जो मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों को ऐड करना है और किन किन चीज़ों को लेस करना है, अगर क्वेश्चन में वो गिवन है वो ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा टोटल प्रॉफिट जो कि यहां आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो वहां आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई फर्म कितने सालों तक इस प्रॉफिट को अर्न करेगी सोच रही है, या इतना प्रॉफिट आने वाले साल में होगा ही होगा, उतने ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका गुडविल इज इक्वल टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, तो ये तो मेथड था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी के बाद इसमें एक सेकंड मेथड होता है इसी का एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होता है पिछले सालों का, उसे एक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जिससे आपका वेटेड प्रॉफिट निकल आए। वेटेड प्रॉफिट एक तरीके से टोटल होता है आपका, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम है किन किन चीज़ों को जोड़ना है, किन किन चीज़ों को लेस करना है, उतना करने पर हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे आप कह सकते हो टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देन आप क्या करते हो, सिलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर प्रॉफिट, यानी कि जितने साल आपको दे रखे हैं अपने हिसाब से उसे 1 2 3 4 5 या 3 4 1 2, जैसे आपको मान लो 16 17 18 ये 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो आपने इनका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया सबका, जो भी आपको अगर एबनॉर्मल गेन या लॉस या जो भी दे रखा था वो ट्रीटमेंट करने के बाद। अब आपने इन्हें अपने हिसाब से वेट दे दिया 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये जो यहां प्रॉफिट है और यहां जो वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। फिर हम कुछ नहीं करते, जो हमारा वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल को इसके टोटल से डिवाइड कर देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। इतना करने पर आपका आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर वही गुडविल अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसका मल्टीप्लाई। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 मेथड थे इसमें, एवरेज और वेटेड। सेकंड मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, जब हम गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कर रहे हैं, इट मीन सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 बिजनेसमैन है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, बी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, सी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया और डी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। तो क्या जरूरी है जितना प्रॉफिट ए को हो उतना प्रॉफिट बी को हो? सबका प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा। यानी कि जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उस बिजनेस से जो एक प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है हमें, कि भाई हमने इतना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए लगाया और आपको 2 लाख पे इतना % प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बायर का फायदा किसमें है? बायर का फायदा उसमें है जब उसे गुडविल जो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा कैलकुलेट करनी पड़े, उसलिए वो सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला तो काफी इजी रहता है। वैसे अगर आप सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपने थोड़ी देर पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा था। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली
आपको रेट होती है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न। किस पर रेट होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जितना पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में रेट दे रखी है नॉर्मल रेट 10% और आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपका आएगा सुपर प्रॉफिट। देन उसके बाद आपको वही करना है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन जो आपका ये एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो इतना आसानी से नहीं दिया होता। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली आपको मालूम पड़ा कि जो भी हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में बिजनेस को कैरी करने के लिए वो होती है, बट इसको जो कैलकुलेट करने के जो एजम्पशंस होते हैं वो हमारे ऊपर है कि उसमें हम क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लायबिलिटी साइड के अप्रोच से जाते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज दे रखी हैं और उससे अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये उस केस में है जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दे रखा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल अगर कोई ऑलरेडी दे रखी है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला बेटा अच्छे से लिख लेना। ये फॉर्मूला जब लगता है जब हम लायबिलिटी अप्रोच को फॉलो करके कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट होगी तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप एसेट साइड के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ एसेट साइड के दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड अप्रोच, वहां पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सारी एसेट्स यानी कि ऑल एसेट्स, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए उसमें सर, गुडविल नहीं होना चाहिए, नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होना चाहिए, यानी ये माइनस कर देंगे, यानी ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी होती है जो फर्म को बाहर वाले इंसान को देना है, ठीक। तो ये आपने एसेट साइड अप्रोच भी देख लिया और लायबिलिटी साइड भी अप्रोच देख लिया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करना पड़ता है, यानी क्वेश्चन में आपको एक कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी ओपनिंग और एक दे रखी होगी क्लोजिंग। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिंपल फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और अपॉन 2। या फिर आपको दे रखा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देना रखा है कि आपको एसेट अप्रोच करना है या लायबिलिटी अप्रोच करना है। देन आप क्या करोगे सर, देन हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को फॉलो कर रहे हैं तब ऐसा करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तब नहीं करना, नॉर्मल रेट अपॉन 100। यहाँ आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आप करेंगे, आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, देन आपकी गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ आपके दोनों मेथड हो गए, एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो देखो यहां पे बात आ रही है कैपिटलाइजेशन की।
इनके फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इजी रहते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपका स्टेप 1 होता है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट से, क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है। स्टेप 1 सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद आपको निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। स्टेप 1 आ गया एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम निकालते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकलता है। सारी एसेट्स जो होती हैं उसमें से हम क्या क्या माइनस कर देते हैं, गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी। तो अब आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ चुकी है, नेट एसेट्स आ गया है। गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और माइनस नेट एसेट। नेट एसेट बताया था मैंने, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगी, नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, और आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करने के बाद। ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर हम कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट करते हैं उस केस में क्या होता है, उसके बाद अगर आपसे कहे कि कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो उसमें आपको स्टेप क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास ऑप्शन क्या है सर, या तो हमें दे रखा होगा, या कुछ लायबिलिटीज का दे रखा होगा, या हमें दे रखा होगा एसेट्स साइड का अप्रोच, यानी कि आपको नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट्स कैसे निकलती है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल नहीं, नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं, और इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। स्टेप 2 आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको मालूम है कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। स्टेप 1 हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। स्टेप 2 हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप 3 होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का। स्टेप 4 में फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब यहां पे गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो यही सारे मेथड हैं गुडविल निकालने के। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में मेरा नंबर मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन है, वहाँ देख लेना। इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से वो PDF डाउनलोड करके उन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना।